अब हम कोड की तरफ आते हैं। आपने ऐसा ही फॉर्म डिज़ाइन करना है। सारी की सारी फील्ड्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने लास्ट लैब में देखी थी, बस इसमें कुछ बटन मैंने मज़ीद ऐड किए हैं। अपडेट, डिलीट और क्लियर वाला बटन हमने इसमें फर्दर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करना है उसके लिए पहले पूरा प्रोसीजर उसको देख लेते हैं। आप टूल्स पे जाएंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस सेलेक्ट हुआ हो। उसके बाद यहाँ पे अपने वो फाइल जो आपने क्रिएट की थी, ये वाली फ़ाइल जो हम यहाँ पे क्रिएट करके आए थे, जिसमें हमने एक टेबल 1 बनाया था, और इस फाइल को हमने बताना है कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। ये डॉक्यूमेंट्स में पड़ी होती है यूजुअली, तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और ये डेटाबेस 1, मैंने उस टाइम तो उसका नाम साइन अप रखा था, फिर मैंने उसके डिफ़ॉल्ट नाम कर दिए हैं। डेटाबेस का नाम भी, ये हमारे डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस 1.acctb इसकी एक्सटेंशन है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपके सामने ओपन होता है, और इसमें जो टेबल आपने बनाया हुआ है वो टेबल 1 के नाम से बना हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसका अपना नाम डेटाबेस 1 है और इसके अंदर जो टेबल बना हुआ है वो टेबल 1 है। और टेबल 1 के अंदर मैंने यहीं पे कुछ फील्ड्स को इंसर्ट करवा दिए, कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवा दी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एक और टेबल आप क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट की टैब में जाएंगे और टेबल प्रेस करेंगे तो एक और टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपने पर्सन का डाटा एक टेबल में सेव करवाना है, स्टूडेंट का डाटा एक दूसरे टेबल में सेव करवाना है, फिर उसने जो कोर्सेज़ लिए हैं, स्टूडेंट ने जो कोर्सेज़ लिए हैं उनका कोर्स का टेबल अलग से बनाना है, तो ये सारे के सारे टेबल्स अलग से बनेंगे आपके। यहाँ पे हमारे पास ये हमारा डेटाबेस है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस 1 नाम है डेटाबेस फाइल का, और उसके अंदर जो टेबल बनाया हुआ है उसका नाम है टेबल 1। आपने तो मीनिंगफुल नाम रखने हैं, मैंने वो डिफ़ॉल्ट नाम ही जाने दिए। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास ये एक सर्वर एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाती है। अगर ये नहीं ओपन होती तो आप व्यू पे जाएंगे और सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। जो टूल बॉक्स था वो साइड पे चला गया और इस तरह सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन हो गए। अब यहाँ पे डेटाबेस 1 जो आपने फ़ाइल इसको दी है वो यहाँ पे आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगी। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल देख सकते हैं कौन कौन से है। टेबल 1 के नाम से हमने टेबल क्रिएट किया था और ये उसके अंदर सारे के सारे कॉलम्स जो हमने बनाए थे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया अपने विजुअल स्टूडियो के साथ। अब जब आप इसको क्लिक करते हैं अपने डेटाबेस फाइल पे तो राइट साइड पे इसकी भी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जो हमें चीज़ चाहिए वो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। ये वो स्ट्रिंग है जो बता रही होती है कि कोड जो डेटाबेस फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, उसके अंदर परमिशंस क्या क्या है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारी डिटेल्स इस स्ट्रिंग के अंदर रखी होती हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कनेक्शन स्ट्रिंग आप सबसे पहले बनाते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तो उस कनेक्शन को जब आप न्यू उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके पैरामीटर में वो सारी की सारी लाइन कॉपी करते हैं। अब यहाँ से उठा के इसको कंट्रोल C करके जब आप कोड लिखेंगे तो ये सारी की सारी लाइन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ तक आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी बता दी इसको। अब हम एक्चुअल कोड करते हैं, अपने कोड में बेसिकली लिखना क्या है। यहाँ तक तो आपने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया अपने विजुअल स्टूडियो के साथ। अब जब सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई इवेंट जनरेट होता है और डेटाबेस के साथ कोई ना कोई काम हो रहा होगा। इस तरह अपडेट के केस में भी डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा होगा, हमारे डिलीट के केस में भी। क्लियर का बटन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये जो फील्ड्स हैं, जैसे मैं क्लियर का बटन प्रेस करूँ तो ये सारी की सारी फील्ड्स एम्प्टी हो जाएँ, जो पहले से डाटा है वो ख़त्म हो जाए। और ये हमारे पास एक ग्रिड व्यू है। अब इस कोड को हम कैसे रन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही ये फॉर्म लोड हो सबसे पहले मेरे पास जो भी डेटाबेस में डाटा सेव हुआ है वो सबसे पहले उठ के इस ग्रिड में लोड हो जाए। डेटाबेस से हमने सेलेक्ट करवाना है उसको, इस ग्रिड में शो करवाना है। जैसे कि मेरे पास मैंने अपने डेटाबेस में ये 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा कोड रन हो सबसे पहले ये तीनों मेरे पास ग्रिड व्यू में डिस्प्ले पे आ जाएं।
इस कोड को पहले रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमें कैसे रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसके एक एक फंक्शन को देखेंगे हमने कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो जब ये कोड रन होता है तो ये फॉर्म मेरे पास ओपन होगा, और फॉर्म ओपन होते साथ ही आप देख रहे हो कि ग्रिड व्यू में जो मेरे पास डाटा आ रहा है वो डेटाबेस से रिट्रीव करके ला रहा हूँ मैं। और मैंने ये डेटाबेस में ये डाटा यहीं पे मैंने इसके डाटा शीट व्यू में जाके मैंने ये डाटा यहाँ पे टाइप कर दिया था। ये 3 रोज़ यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दी थी खुद से। और इंसर्ट करने का मकसद ये था कि मैं फॉर्म के लोड होते साथ ही कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता था, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे डाटा खुद से इंसर्ट कर दिया और फिर इसको ला के यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। यूजुअली ऐसा नहीं होगा। यूजुअली आप यहाँ पे पहले फॉर्म इंसर्ट करेंगे और सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो फिर वो जाके यहाँ पे डाटा सेव होना चाहिए, जो भी हम आगे चल के देखेंगे भी कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा डिस्प्ले हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब डाटा डिस्प्ले हुआ तो उसके पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ है, और जो जो रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ है उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हुई हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप सेकंड रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। इस तरह थर्ड करेंगे तो उसकी डिटेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। नोटिस करेंगे यहाँ पे जो स्किल्स हैं वो एक की जो है वो तीनों की तीनों स्किल्स हैं। जब मैं फर्स्ट वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो ये तीनों की तीनों चेक बॉक्सेस चेक आ रहे होते हैं। इस तरह जो उसका जेंडर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होता है। इस तरह अगर इसकी सिर्फ एक ही स्किल है तो एक चेक बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होगा, और उसी के अकॉर्डिंग नेम और ईमेल भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर सकता हूँ। क्लियर का जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो वो सारे की सारी फील्ड्स को एम्प्टी कर देगा। यहाँ पे मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके सबमिट का बटन प्रेस कर सकता हूँ। तो एक नया रिकॉर्ड पहले यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूज़र साइन अप करना चाह रहे हैं जिसका नाम कासिम है। इन रिकॉर्ड्स को जो हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे वो इनकी ईमेल से करेंगे, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर यूज़र की ईमेल जो है वो डिफरेंट होगी, मस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। और इसकी जो स्किल है वो लेट से एंड्रॉयड डाल देते हैं। तो अब रिकमेंडेड ये है कि आप अपने MS एक्सेस को पहले क्लोज़ कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो जैसे ही ये सबमिट का बटन प्रेस हुआ है ये कुछ डिबग पॉइंट्स लगे हैं, इनको कंटिन्यू पे जाने दें। तो मेरे पास एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया जो डिटेल्स मैंने इंसर्ट की थी। अब पीछे डेटाबेस में भी जाके इंसर्ट हुआ है कि नहीं, वो उसको देख लेते हैं। डेटाबेस फाइल ओपन करें अपनी। तो हमारे टेबल में एक नई रो इंसर्ट होनी चाहिए जो हमने अपने फॉर्म से डेटा फिल किया था। ये यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ गया। इनकी आईडीज़ आप देख रहे होंगे, किसी की 2 है किसी की 29 है। होती है वैसे सीक्वेंस में ही है 1 2 3 4, लेकिन मैंने बीच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके डिलीट किए हैं तो इसलिए वो जो डिलीट कर देते हैं उनकी आईडीज़ फिर भी रिजर्व ही रहती हैं, तो इसलिए ये इस तरह का नंबर शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे वापस आएंगे और आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी डाटा डिस्प्ले हो गया और मेरे पास डेटाबेस में भी डाटा जाके सेव हो गया। अब मैं यहाँ से किसी डाटा को अपडेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी डाटा इंसर्ट किया है कासिम, इसी को मैं अपडेट करता हूँ। इसको पहले सेलेक्ट करेंगे तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे इसका नाम मैं अपडेट कर देता हूँ और मैं अपडेट के बटन पर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास नाम यहाँ पे भी अपडेट हो गया और यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए। इसको आप रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से, रिफ़्रेश ऑल, तो मेरे पास जो अपडेटेड वैल्यूज़ है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। मैंने इसका नाम अपडेट कर दिया था। इसी तरह किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला रिकॉर्ड है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, रिकॉर्ड यहाँ से गायब हो गया और डेटाबेस से भी चला जाए डिलीट होना चाहिए। डेटाबेस से भी हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया और क्लियर का बटन प्रेस करेंगे तो सारी की सारी डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक एप्लीकेशन है जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जैसे ये फॉर्म लोड हो तो ग्रिड व्यू में डाटा डिस्प्ले करवाना है आपने। यहाँ से इन सारे के सारे
इस टेबल से उठा के सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपने इस ग्रिड व्यू में ला के डिस्प्ले करवाने हैं। तो इसके लिए हमें इसके बैकएंड कोड पे जाना पड़ेगा। अब इस बैकएंड कोड को थोड़ा स्ट्रक्चर कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि कौन सा कोड हमने लिखा हुआ था और कौन सा कोड ऑटो जनरेटेड होता है। जो ऑटो जनरेटेड कोड है वो ये इनिशियलाइज कंपोनेंट वाला कोड है, और ये कोड इसमें ये सारा के सारे जितना जो भी आपने फॉर्म डिज़ाइन किया होता है, इसके लेबल्स वगैरह, इसके टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, वो सारे के सारे वो यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे सेट कर रहा होता है। इस कोड को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि इसको आपने डिस्टर्ब किया तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में एरर आना शुरू हो जाएंगे। और ये फंक्शन जो है ये कॉल कहाँ से हो रहा है, ये फंक्शन आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल हो रहा है। अगर आप इस कोड को इस क्लास को देखें तो ये माई फॉर्म की एक क्लास है और इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है माई फॉर्म का। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पहला फंक्शन कॉल हुआ हुआ ये इनिशियलाइज कंपोनेंट वाला, जो कि ऑटो जनरेटेड कोड था। जैसे ये फंक्शन ख़त्म होता है तो इसके बाद मैंने अपना बनाया हुआ फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया, इनिशियलाइज ग्रिड वाला, क्योंकि मैं ग्रिड में डाटा डिस्प्ले कराना चाहता हूँ एप्लीकेशन के स्टार्ट होते साथ ही। तो मुझे ये काम कंस्ट्रक्टर का काम होता है ना, कि जैसे ही वो एप्लीकेशन स्टार्ट होते जो चीज़ें यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं आप, अब उन्हें कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं, हम यही पढ़ते आ रहे हैं अब तक। तो इसलिए मैंने इसको फंक्शन कॉल कर दिया इनिशियलाइज ग्रिड को, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है नीचे। इसी फंक्शन के बाद मैंने अपना फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये फंक्शन स्टार्ट में ही एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो वैसे ही ये फंक्शन भी कॉल होगा। और इसमें क्या हो रहा है कि आप सेलेक्ट कर रहे हैं स्टैटिक फ्रॉम टेबल वन, यानी सारे के सारे टेबल्स कॉलम्स आप उठा के ला रहे हैं। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक कॉलम उठाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल वाला कॉलम आप लेकर आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं। तो अब ये सिर्फ ईमेल का कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हुए सिर्फ उनको उठा के लाएगा और उनको डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप स्टैटिक लिखते हैं तो इसका मतलब सारे के सारे कॉलम्स हमें चाहिए, हम कोई एक कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर रहे। और उसके बाद उसी तरह जिस तरह अभी हम पहले देख चुके हैं कि सबसे पहले आप कनेक्शन बनाएंगे और फिर आप कमांड क्रिएट करते हैं। अब जब आप कनेक्शन का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं बेसिकली, तो उस इंस्टेंस के अंदर आपने जो पैरामीटर पास करते हैं वो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। और कनेक्शन स्ट्रिंग हम देख चुके हैं कि जब आप अपना डेटाबेस का पाथ देते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको कनेक्शन स्ट्रिंग दे रहा होता है। यहाँ से आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करेंगे और इस कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस में वो सारी की सारी पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से पेस्ट की हुई है, लेकिन मैं आपको दोबारा से ये करके दिखा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है और आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर अपने भी इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने वो उनको ख़त्म करना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है कि बैक स्लैशेस अकेली नहीं आ सकती स्ट्रिंग में, डबल ब्लैक अगर आपने एक ब्लैक स्लैश डालनी है तो आप बेसिकली 2 दफ़ा ब्लैक स्लैश लिखते हैं, तो उसके बाद वो एक बैक स्लैश अपीयर होती है आपके। अब ये पूरा का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पे मेरी डेटाबेस की फ़ाइल पड़ी हुई है, तो इसमें हमें बैक स्लैशेस डालनी पड़ेंगी एक एक एक्स्ट्रा। तो अब इसके बाद ये कोड अपना रनिंग फॉर्म में है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बता रही है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस OLEDB आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है और उसका पाथ बता रही है कि फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। तो पहला काम आपने क्या करना होता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी होती है। कनेक्शन क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, कनेक्शन को ओपन करेंगे, फिर कमांड लिखेंगे। कमांड लिखते वक्त आप अपने वो क्यूरी बतानी है, वो क्यूरी है क्या, वही क्यूरी हमने यहाँ पे लिख दी थी कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स उठा के लाने हैं टेबल 1 से। और ये क्यूरी चलानी कहाँ पे है, ये इस कनेक्शन के ऊपर चलानी है जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद सेलेक्ट की क्यूरी चूँकि कुछ रिटर्न कर रही है हमें, उस रिटर्न को हम सेव कहाँ पे करेंगे, ये OLEDB रीडर में हम सेव करेंगे। तो हमने एग्जीक्यूट रीडर की कमांड चला दी और जो ये रिटर्न करेगी उसको रीडर में स्टोर करवा दिया। उस रीडर के ऊपर लूप लगाया जब तक कि उसके अंदर रिकॉर्ड है। एक एक रिकॉर्ड को उठाते जाओ और डाटा ग्रिड व्यू में ऐड करते जाओ। डाटा ग्रिड व्यू में ऐड करने के लिए अब हमने उसको बताना कि कौन से कॉलम में कौन सा आपने डेटाबेस का कौन सा कॉलम उठा के ग्रिड के कौन से कॉलम में आपने इंसर्ट करवाना है। तो इसके लिए हमने ये आप देख रहे हो कि ये ऐड का फंक्शन वही है जो हमने लास्ट लैब में भी यूज़ किया था। लास्ट लैब में हमने यहाँ पे वेरिएबल्स पास कर दी थी जिनके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई थी। अब हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस रीडर के अंदर पड़ी हुई हैं। तो हमने पहले बताया कि पहले पर्सन नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, पहले रिकॉर्ड की पर्सन नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है
वो रहे रहमान अली, तो वो यहाँ से उठा के आप आप अपने ग्रिड व्यू में पहले शो करो, और फिर ईमेल उठाओ, फिर उसी रिकॉर्ड की, फिर उसी रिकॉर्ड का जेंडर, और फिर उसी रिकॉर्ड की स्किल्स उठा के आप पहले एक रो में ऐड कर दें। इसी तरह जब ये लूप यहाँ से सेकंड टाइम चलेगा, अगला रिकॉर्ड चेक करेगा, अगर तो अगला रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में, जो कि हमारे केस में डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, अगला ये वाला रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को उठाएगा और वो इस रिकॉर्ड को उठा के ग्रिड व्यू में ऐड कर देगा, एक नई रो ऐड कर देगा। इस तरह तीसरा रिकॉर्ड उठाएगा, तीसरा रिकॉर्ड ऐड कर देगा, तीसरे के बाद ये लूप से एग्जिट कर देगा। अब लूप हमारा ख़त्म हो गया। अब चूँकि ये ट्राई कैच है हमारा, ट्राई अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो कैच वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, और उसके बाद वो यहाँ से या इसके बाद वाला जो भी कोड आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा कोड आपके ग्रिड व्यू में डेटा को पॉपुलेट कर रहा है फॉर्म के लोड होते हैं साथ ही। इसी तरह अपडेट का बटन देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। आप इस अपडेट के बटन को डबल क्लिक करके भी इसके इवेंट पे जा सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाके इवेंट्स में जाएं और जो क्लिक का इवेंट है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आप जा सकते हैं। तो हम यहीं पे डबल क्लिक कर देते हैं, तो ये जो इसका ऑन क्लिक इवेंट है उस पर उसके फंक्शन में चला जाएगा ये। और यहाँ पे आपने अब बेसिकली अपडेट के केस में सारी की सारी जो फील्ड्स हैं उनको अपडेट करना होगा। जो इसका प्रोसीजर है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ से कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा, वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा इन फील्ड्स में, और फिर उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो यूज़र कोई ना कोई नेम चेंज कर सकता है, कोई जेंडर चेंज कर सकता है, या उसकी कोई स्किल्स जो हैं वो चेंज कर सकता है। तो हम जो हैं वो, लेकिन ईमेल हम उसको चेंज नहीं करने दे सकते, क्योंकि ईमेल हम कहते हैं कि वो उसकी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है उस रिकॉर्ड को, यानी जो जितने भी पर्सन्स ने हमारे पास साइन अप किया है वो ईमेल उनकी मस्ट यूनिक होनी चाहिए, यानी हर एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। तो ईमेल को हम नहीं अलाउ करेंगे कि वो उसको चेंज कर सके, अलबत्ता बाकी चीज़ों को वो चेंज कर सकता है। तो हम यहाँ से जाते हैं इसके कोड में, और इसके कोड में कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, सारी की सारी डिटेल्स को गेट करेंगे एक्सेप्ट फॉर ईमेल। ईमेल को हम उसको नहीं गेट करेंगे, मतलब हम उसे गेट तो कर रहे हैं अपने पास डेटाबेस में क्वेरी करने के लिए, लेकिन उसको इस पर्पज़ के लिए नहीं गेट करें कि वो चेंज हुई है तो अब उस चेंज ईमेल को जाके हम सेव करके आएंगे। हमने उस सारी की सारी डिटेल्स को गेट किया बिल्कुल वैसे जैसे हमने सबमिट के बटन में किया हुआ था। उसके बाद हमने एक क्वेरी बनाई है, क्वेरी अपडेट वाली क्वेरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम सारे की सारी फील्ड को सेट कर देते हैं। उसके बाद सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कनेक्शन कमांड, एग्जीक्यूट क्वेरी, और फिर कनेक्शन क्लोज कर देंगे। ये सारा कोड ट्राई कैच में आपने लिखा होगा, तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। इसी तरह डिलीट के बटन की फंक्शनलिटी को देख लेते हैं। डिलीट में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने यहाँ से कोई ना कोई रो सेलेक्ट की हुई है, उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस किए, तो जो रो उसने सेलेक्ट की हुई है हमें पहले उसको गेट करना है कि उसने कौन सी रो सेलेक्ट की हुई है, और हम डिलीट भी ईमेल की बेस पे ही करना चाह रहे हैं। जो रो उसने सेलेक्ट की है उसकी ईमेल पहले गेट करें, और ये ईमेल को गेट करने के लिए ये सारा का सारा कोड है, जिसमें हम सेलेक्टेड सेल की रो इंडेक्स को गेट कर लेते हैं कि कौन सी रो इंडेक्स क्या हमारे पास आ रहा है, 0 1 2 3 कौन सी रो सेलेक्ट हुई है, उसका इंडेक्स हमारे पास आ गया, और उसकी जो सेल ईमेल है, जो उसका ईमेल वाला सेल है उसकी वैल्यू को गेट कर लें, और उसको वैल्यू को गेट करके टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम अपने पास सेव करवा रहे हैं यहाँ पे ईमेल में, जो कि स्ट्रिंग टाइप का ही है यहाँ पे ईमेल मेरे पास। अब मेरे पास ईमेल आ गया, अब मैं डिलीट की क्वेरी कर सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल 1, जो कि ईमेल जिसकी ये थी। तो आप उसको कमांड को दे देंगे ये क्वेरी कनेक्शन क्रिएट करने के बाद, और उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे, तो ये क्वेरी भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट डिलीट के काम हो गए। सबमिट का एक मरतबा फिर देख लेते हैं, वैसे ही हमने लास्ट लैब में भी देख लिया था सबमिट का बटन कैसे काम कर रहा होता है। सारी की सारी डिटेल्स को आपने अपने पास सेव करवाया वेरिएबल्स में, लोकल वेरिएबल्स में, उसके बाद इंसर्ट की क्वेरी जनरेट कर दी जो हमने पहले देखी हुई, और कनेक्शन कमांड एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, और फिर फाइनली जब एग्जीक्यूट क्वेरी हो जाएगी तो हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास इंसर्ट कराएगा डेटाबेस में। ये जो कोड है आपके पास कनेक्शन वाले कमांड वाले, ये आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल में वर्ड फाइल में मिल जाएंगे, इसलिए आपने इनको याद नहीं करना, बस इनका जो स्टेप्स है वो समझने हैं कि हम किन 4 स्टेप्स को करते हैं तो हमारा वो काम हो जाता है। बाकी कोड आप कभी भी याद नहीं करते, ये आपको इस वर्ड फाइल में आपके मैनुअल में साथ ही मिल जाएगा आपके कोड। तो ये जो था ये बेसिक आपकी एप्लीकेशन इस तरह रेडी हो जाएगी।
इन 3 बटन्स का कोड तो आप लिख लेंगे, सबमिट, अपडेट, डिलीट वाला। जब क्लियर का बटन प्रेस होता है तो सारी की सारी फील्ड्स एम्प्टी हो जानी चाहिए, और इसमें जो सिलेक्शन हुई हुई थी पहले वो भी क्लियर हो जानी चाहिए। मैं आपको दोबारा से प्रेस करके दिखाता हूँ कि पहले मैंने इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये हाईलाइटेड है। जैसे ही मैं क्लियर का बटन प्रेस करता हूँ तो वो भी ख़त्म हो जाती है सिलेक्शन, और ऊपर से भी सारी फील्ड्स ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो कि जब कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ तो अपडेट और डिलीट भी कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो वो डिसेबल हुए हैं। और जब मैं कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ तब ही वो इनेबल होते हैं, अदरवाइज़ वो डिसेबल ही रहते हैं। इसके अलावा जैसे ही कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, यहाँ से मैं कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, तो अगेन मुझे एक मैसेज शो होना चाहिए कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट। इस तरह अपडेट जब मैं करता हूँ तो अपडेट के बाद मुझे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए, रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। और जब मैं डिलीट करता हूँ तो मुझसे पूछे वो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, येस और नो। जब मैं येस प्रेस करूँ तभी वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो रिकॉर्ड डिलीट ना हो। तो ये सारी की सारी यूज़र की फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आपने यूज़र को जहन में रख के इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जितना आप यूज़र को फैसिलिटेट कर सकें उतना आपको चाहिए कि आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़र फ्रेंडली उसको यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें उसको, और हर चीज़ जो है वो अपने कंट्रोल में रखें। कोई ग्लिच या कोई एरर नहीं होना चाहिए आपके कोड में। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है, और आपने जो इस लैब में देखा है उसी को इम्प्लीमेंट करना है। ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला कोड है ये आपको मैनुअल में गिवन होगा, ये आपने वहाँ से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। जो क्यूरीज़ हैं उनमें ये आपने ध्यान रखना है कि जो आप जैसे पर्सन नेम है ना, तो पर्सन नेम को आपने सिंगल कोट्स के अंदर पास करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल कोट्स भी लगे हुए हैं। डबल कोट से पहले सिंगल कोट लगाया हुआ है, क्योंकि हम जो पर्सन नेम जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं ना क्यूरी के अंदर वो सिंगल कोट्स के अंदर होती है, जो इंटीजर पास करते हैं वो विदाउट सिंगल कोट होता है। तो चूंकि ये सारी की सारी स्ट्रिंग है इसलिए हमने इनको इनक्लोज किया हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर। आप इसलिए बार बार देख रहे होंगे सिंगल कोट्स आए हुए। तो ये जो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट की हुई है ये बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में कॉन्केटिनेट हुई हुई है। इसकी जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है वो अच्छा होता जाएगा, स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। ये जो लैब टास्क है हमारा, इसी तरह आपने फॉर्म बना के उसमें डेटाबेस के चारों ऑपरेशंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वाले चारों ऑपरेशंस जो हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं।